Hello everyone. In previous classes, we have discussed about meaning of business, characteristics, and differentiate between business, profession, employment, and also classification of activity and objectives of business. Now, today's topic is बिजनेस रिस्क. व्हाट डू मीन बाय रिस्क? रिस्क इन सिंपल वे, रिस्क क्या है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमने एक तरफ तो प्रॉफिट को मोटिव लिया, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ जैसे एक सिंगल कॉइन के डबल साइड्स हो सकते हैं, वैसे ही प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं या बिजनेस के डाउनफॉल के चांसेस भी हो सकते हैं. जो मेरे डाउनफॉल के चांसेस बोले, लॉस के चांसेस बोले, यही मेरी क्या है, बिजनेस की रिस्क है. ठीक है, इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं हम लोग. द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, इन एडुकेट प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं हो, और इवन लॉस भी हो सकते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं है हमारा, एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट. हमारे फ्यूचर में जो लॉसेस के चांसेस है एंड एडुकेट प्रॉफिट के चांसेस है, किस रीज़न से हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह. तो इन सब के रीज़न से जो मेरी बिजनेस की रिस्क बढ़ती है, यही मेरी क्या है, बिजनेस रिस्क. एग्जांपल की बात करें, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन. मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, मैं जो भी मार्केट में काम कर रहा था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था मेरा, अच्छी मार्केट में डिमांड थी. अब क्या है, वो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो गई, तो मेरा मार्केट भी क्या है, ख़त्म हो चुका है, मेरी बिजनेस रिस्क हो चुकी है. ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण भी हो सकता है कि साहब कस्टमर का टेस्ट चेंज हो चुका, और कंज्यूमर ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन इंक्रीज हो गया फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर. ये सारे वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेरी बिजनेस की रिस्क को बढ़ा सकते हैं. आगे देखेंगे, लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट्स. ठीक है, अगर मेरी डिमांड डाउन जाती है तो हमारे सेल्स में इफेक्ट आएगा और प्रॉफिट में भी इफेक्ट आएगा. इन अनदर सिचुएशन द शॉर्टेज रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट हुआ, ठीक है, इन द मार्केट में शूट अप प्राइजेस, तो उसकी प्राइजेस हमारी इंक्रीज होगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी. कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारे को अल्टीमेटली इफेक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा. ठीक है, कॉस्ट का हमारे सीधे सीधे इफेक्ट आता है. कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं, द फर्म यूजिंग दिस रॉ मटेरियल विल हैव टू पे मोर फॉर पेइंग देम. ठीक है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी तो हमारे को क्या है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल के लिए. एज ए रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच टर्न रिड्यूस प्रॉफिट. ठीक है, एक सिंगल सा इफेक्ट किस पे आएगा, हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे. जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. सीधी सी बात है, मेरा कोई रॉ मटेरियल पड़ा था 50 रुपीज़ का, मेरे अदर एक्सपेंसेस थे 30 रुपीज़, और 100 की मैं कोई चीज़ सेल कर रहा था. ठीक है, तो अब मेरी कॉस्ट हो गई 60 रुपीज़, एक्सपेंसेस एज इट इज़ है और सेलिंग प्राइस एज इट इज़ है. ठीक है, तो 60 की कॉस्ट हो गई, 30 रुपीज़ एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 90 रुपीज़, सेलिंग प्राइस सेम है, तो अब मेरा प्रॉफिट बचा 10 रुपीज़. इट मीन्स क्या हुआ, जहाँ पहले 20 रुपीज़ अर्न में कर रहा था, वहाँ कितना अर्न करूँगा, 10 रुपीज़. तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया. आगे देखेंगे हम लोग, बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क. यहाँ पे 2 तरह की रिस्क हमारे हो सकती है. पहली है स्पेक्युलेटिव और प्योर. स्पेक्युलेटिव, जो हम स्पेकुलेशन देखते, जुआ देखते, उसी टाइप की रिस्क हो गई है. ऐसी रिस्क जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस हो सकते हैं. गैम्बलिंग वगैरह में भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस रहते हैं. ठीक है, और ये ध्यान रखना, इंश्योरेंस फैक्टर में भी इनका इंश्योरेंस नहीं होता है. ठीक है, ऐसी रिस्क का. ठीक है, एंड प्योर रिस्क में जहाँ केवल लॉस के चांसेस है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, और इसका इंश्योरेंस भी होता है. ठीक है, तो 2 तरह की रिस्क मैंने बोली, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, इज इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी, यहाँ पे गेन के चांसेस और प्रॉफिट के चांसेस भी है और लॉस के चांसेस भी है. स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. ठीक है, वहाँ इस पर थोड़ा गैम्बलिंग से हट के बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं. ये क्यों होता है, उसका रीज़न है कि मार्केट के कंडीशंस चेंज हो गई साहब, इंक्लूडिंग
फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड थी या हमारी सप्लाई थी चेंज हो गई, ठीक है। चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशन और टेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का चेंज, जो भी टेस्ट था, प्रेफरेंस था, वो चेंज हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें फेवरेबल मार्केट कंडीशन लाइक टू रिजल्ट इन गेन, अगर ये चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल है, ठीक है, तो हमारे क्या है, हमारे को प्रॉफिट अर्न होने वाला है, हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लाइक टू रिजल्ट गेन, फेवरेबल है हमारे लिए तो हमारे को गेन होगा, प्रॉफिट होगा, जबकि अनफेवरेबल होने के चांसेस होगा तो क्या होगा, मेरे लॉसेस होंगे, ठीक है। तो स्पेकुलेशन में दोनों चीज़ें हो सकती है कि गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन है तो मेरा प्रॉफिट होगा, अनफेवरेबल है तो मेरे को लॉस होगा। प्योर रिस्क की बात करते हैं। प्योर रिस्क क्या है, इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर नॉन लॉस, ठीक है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। जैसे फायर लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, लेकिन उसमें क्या है, लगेगी तो लॉस होगा, नहीं लगेगी तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। थेफ्ट, स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क, देयर ऑक्यूरेंस मे रिजल्ट इन लॉस, अगर ये होगा तो लॉस होगा, वेरएस नॉन ऑक्यूरेंस अगर नहीं होते ये केसेस तो मेरा लॉस के एब्सेंस से रहेंगे। लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि साहब नहीं होता गेन होगा, नहीं, जो है एज इट इज़ रहेगा, मेरे को अलग से कोई प्रॉफिट वहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेकुलेशन और प्योर रिस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कि साहब हमने रिस्क तो पढ़ ली, लेकिन बिजनेस रिस्क के नेचर क्या हो सकते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट वगैरह देख सकते हैं हम लोग, देखेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टैंड टर्म ऑफ देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमारे रिस्क के पहला बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिजनेस रिस्क होती क्यों है, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला मेरे को नहीं पता। अनसर्टेनिटी रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, फ्यूचर में क्या होना है वो मेरे को नहीं पता, इसलिए मेरे साथ ये इसके चांसेस है। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, हमारे को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या आ सकती है, मार्केट में डिमांड एंड प्राइसेस क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कब क्या चेंज हो जाए या प्राइसेस क्या चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी में कब क्या चेंज आ जाए, ये हमारे को नहीं पता, ठीक है। आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटी विच क्रिएट रिस्क फॉर द बिजनेस बिकॉज आउटकम फ्यूचर इवेंट आर नॉट नॉन, हमारे को बिजनेस फ्यूचर के बारे में नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है हमारा, इसलिए हमारे क्या है, बिजनेस के में रिस्क रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। सीधी सी बात है कि हर बिजनेस में रिस्क होगी तो ही प्रॉफिट होगा। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, हम रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल द अमाउंट ऑफ रिस्क मे बी वरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, रिस्क मे बी मिनिमाइज्ड एंड बट नॉट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हम जो भी बिजनेस में रिस्क है वो रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको क्या है, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे, मेरे को लगा कि मेरे बिजनेस में फायर के चांसेस है, थेफ्ट के चांसेस, तो मैंने इंश्योरेंस करा लिया, तो मैंने बिजनेस को एलिमिनेट नहीं किया बट उसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की वगैरह केस में भी क्या है, मैंने क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया। या फिर मेरे को लगा कि साहब मेरे को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी मशीनरी वगैरह ख़राब हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा, तो मैंने स्टार्टिंग से क्या प्रोविजंस बनाने चालू कर दिए, रिजर्व्स वगैरह बनाने चालू कर दिए। तो यहाँ क्या बोला, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। हम बिजनेस की रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज्ड कर सकते हैं। आगे मैंने बोला डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मैनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस का नेचर होगा स्ट्रिक्ट उतना चांसेस बढ़ेंगे। कोई बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बहुत है, तो नेचर का बिजनेस का नेचर है, लेकिन कम रिस्क वाले बिजनेस भी हैं, तो वो डिपेंड करेगा हमारे नेचर पे। आगे बढ़ता है नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज़ टाइप ऑफ गुड्स, किस गुड्स में हम डील कर रहे हैं, किस सर्विसेज में डील कर रहे हैं, ठीक है, क्या बनाते क्या बेचते हैं। साइज मतलब वॉल्यूम, प्रोडक्शन एंड सेल, कितने बड़े लेवल पे काम करते हैं, आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, बिजनेस डीलिंग इन फैशन आइटम, जो फैशनेबल आइटम है उनके साथ हाई रिस्क है। क्यों है, क्योंकि कब फैशन में चेंजेस हो जाए हमारे को नहीं पता। चेंजेस अगर हमने हाई लेवल प्रोडक्शन कर दिया तो हमारा सारा प्रोडक्ट बेकार जाएगा। इस केसेस में क्या है,
रिस्क देख ली, लेकिन अगर मेरे को पता है मेरी इंडस्ट्री ऐसी है तो मैं क्या उस लेवल में प्रोडक्शन करूँगा कि प्रोडक्शन हुआ, जैसे मैंने सेल कर दिया, लगा कि अब चांसेस है मतलब फैशन में चेंज होने के, तो मैं क्या प्रोडक्शन एक बार रोक के चलूँगा। तो ये मेरा क्या हो सकता है, किस तरह का नेचर उस अकॉर्डिंग हमारी रिस्क रहेगी। सिमिलरली लार्ज स्केल प्रोडक्ट बिजनेस जो बड़े लेवल प्रोडक्शन करते हैं जनरली हैज़ अ हाई रिस्क देन व्हाट ए स्मॉल स्केल। छोटा बिजनेस है तो ज़्यादा लॉसेज नहीं होंगे, बड़ा बिजनेस है तो लॉसेज भी क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। यहाँ एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, समझ लेना, नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं लोगे तो गेन भी प्रॉफिट भी नहीं होगा। ये हमारे एक बहुत और इन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस पे चलने वाला है कि जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा। अगर हमने रिस्क नहीं ली तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। ग्रेटर द रिस्क, जितना बड़ा रिस्क होगा इन्वॉल्व इन बिजनेस हायर इज़ द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। जितना बड़ा मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ उतना बड़ा मैं प्रॉफिट भी अर्न करके चलूँगा। एन एंटरप्रेन्योर मतलब यहाँ पर बिजनेस मैन अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन क्यों रिस्क लेता है, उसके पीछे रीजन है कि साहब हायर प्रॉफिट होगा, जितनी बड़ी मेरी रिस्क होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट एज द रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। जो प्रॉफिट क्या है, एक तरह से रिवार्ड है हमारा रिस्क टेकिंग का। जितनी बड़ी हम रिस्क लेके चलेंगे उतना बड़ा हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। तो ये नेचुरल नेचर्स है बिजनेस के, क्या क्या कि अनसर्टेनिटी है, इस कारण मेरे रिस्क रहती है। हर बिजनेस में रिस्क मिलेगी, ये डिपेंड करेगा उनके नेचर और साइज पर। और सीधी सी बात है कि जितना बड़ा हमारे को रिस्क होगी उतने बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या है, रीजंस क्यों होते हैं ये। ठीक है, बिजनेस रिस्क ड्यू टू वेरियस ऑफ कॉजेस विच आर क्लासिफाइड एज फॉलो। पूछे कि रीजन है जिस कारण बिजनेस रिस्क होते हैं, जैसे नाम से पता चलता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या हो गए हमारे, ह्यूमन जिसमें ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे नेचुरल क्लेमिनिटीज़ वगैरह लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, हैवी रेन, फेमाइन। ये क्या है, सीधे सीधे हमारी प्रॉपर्टी और इनकम को इफेक्ट कर सकते हैं। इनका एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारा इंश्योरेंस। सेकंड वाला ह्यूमन कॉजेज, ये नेचुरल रीजन से नहीं हुआ, ये ह्यूमन बीइंग के फॉल्ट के कारण हुए। इंक्लूड सच एक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, हमारे एम्प्लॉय पार्टनर जो भी कोई हो हमारे साथ बेईमानी कर गया। केयरलेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉयज़ है, नेग्लिजेंसी उनकी गलती है। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर फेल हो गया उस कारण हमारा काम रुक गया। स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज़ की, राइट्स हो गए, दंगे भड़क गए। या मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, हमारा मैनेजर है वो इनएफिशिएंट है। ये किसके कारण हो रहा है, हमारी ह्यूमन बीइंग के कारण, हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह के कारण, या फिर हमारी खुद की गलती के कारण जो होंगे वो हमारे क्या है, ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब सीधे सीधे जो हमारी इकोनॉमिक से रिलेट करते हैं, हमारी मनी से रिलेट करते हैं। दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड चेंज हुआ, अब डिमांड बढ़ रही है तो हमारे प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है। कंपटीशन, पहले हमारी कितनी पकड़ है, प्राइजेस। कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से क्या कलेक्शन आ रहा है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस हो रहा है हमारे वो। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन के चेंजेस वगैरह हो गई है। और उसके अलावा ये तो हमने बात कर ली कुछ एक ये चीज़ें। अब आते हैं हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक रीजन इंटरेस्ट रेट, हमारी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई। पहले मैं 10% इंटरेस्ट दे रहा था, 15% दे रहा था, तो मेरे 5% एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी बोरिंग्स पे। लिवाई ऑफ हायर टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आल्सो कम अंडर दिस टाइप ऑफ कॉजेज एज ए रिजल्ट इन हायर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और बिजनेस। जो हमारी बिजनेस की कॉस्ट को इंक्रीज करता है वो हमारी क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हमारी मनी को या फिर हमारी इनकम को इफेक्ट डालते हैं। इनके अलावा कुछ एक फैक्टर हो सकते हैं अदर कॉजेज में, क्या काउंट कर सकते हैं हम लोग, वो है हमारे दीज आर अनफॉरेसिन इवेंट लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह हो रहा है। मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल जो भी प्रॉब्लम हो सकती है सच एज बस्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट विच लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब जो भी अदर फैक्टर बचे हमारे उनको हमने क्या मान लिया, अदर कॉजेज में मान लिया।
ये हमारे वो रीजंस थे जो हमारे बिजनेस की रिस्क को बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक फैक्टर्स और हमारे अदर कॉजेज। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बट इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके चल सकते हैं, इनको डील कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर है जो हमारे इसको डील को पॉसिबिलिटी बनाएंगे, देखेंगे। आल्दो नो बिजनेस एंटर कैन एस्केप द प्रेजेंस ऑफ रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर मैनी मेथड बिजनेस कैन यूज टू डील रिस्क सिचुएशन, लेकिन हम क्या है रिस्कों को डील कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट द एंटरप्राइज में अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, नॉट टू एंटर टू रिस्की ट्रांजेक्शन, हमारे को क्या है जो हैवी ट्रांजेक्शन है, हैवी रिस्की ट्रांजेक्शन में डील ही नहीं करना, ठीक है। कम इनकम हो जाएगी लेकिन सेफ इनकम रहेगी। टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस, अगर लगता है मेरे को फायर के चांसेस है तो मैं क्या करूँगा, फायर फाइटिंग डिवाइसेस लगाऊंगा। अर्थक्वेक का मैटर लगता है तो मेरी बिल्डिंग उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के उसके डिवाइसेस हो सकते हैं। टू रिड्यूस रिस्क टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, सब इंश्योरेंस पॉलिसी में लेकर चलूँगा, अगर मेरे मॉनेटरी लॉस होगा तो वहाँ से कवर हो जाएगा। एज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन द करंट अर्निंग इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेब्ट्स, मेरे को लगता है इन फ्यूचर मेरा लोग पैसा खा सकते हैं तो मैं पहले से प्रोविज़न लेके चलूँगा कि इतना लोग पैसा खा सकते हैं, मेरे बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, या फिर मेरी मशीन भी एब्सोल्यूट हो सकती है, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है, या फिर मशीन ख़राब हो सकती है तो मैं उसके लिए भी रिजर्व लेके चलूँगा। आगे बोला शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर मे डू एग्रीइंग इन शेयर लॉसेज विच मे बी कॉज बाय फॉलोइंग प्राइजेज, अगर मेरे को लगता है कि मेरे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट में जो प्राइजेज है वो जल्दी फॉल होती डाउन होती, तो मैं क्या करूँगा इस केसेस में मेरे जितने भी डीलर्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनको क्या क्लियर करके चलूँगा, भैया अगर एज प्राइसेस में कोई भी डाउनफॉल होता है तो अपन साथ मिलकर रिस्क बियर करेंगे, जो भी लॉसेस है उसको कवर करेंगे। तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, ये कहता है हमारा बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस में रिस्क है कि बिजनेस को करने के लिए जो रिस्क है वही मेरे क्या है बिजनेस रिस्क है, ठीक है। सीधे सीधे किससे रिलेटेड हो गई, वो फैक्टर जो मेरे बिजनेस में रहेंगे जिनको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, उनको थोड़ा उनसे सॉल्यूशन पा सकता हूँ, ठीक है। अब उसके हमने पढ़ लेते हैं उनके नेचर क्या है साहब, कि अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की, और क्या है बिजनेस का इंस्ट्रक्चर पार्ट है, क्योंकि जितना बिजनेस नहीं होगा रिस्क नहीं होगी तब तक बिजनेस भी नहीं कर सकता, ठीक है। बिजनेस के नेचर के और साइज पे डिपेंड करता है, और साथ में हमने बोला एक कि जितना ये प्रॉफिट ही क्या है, एक रिवार्ड है किसका, रिस्क टेकिंग का, जितनी हाई रिस्क होगी उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके रीज़न देखिए नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज, लेकिन साथ में हमने क्या पढ़ा, इसका सॉल्यूशन भी पढ़ा कि साहब रिस्क तो है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस उसका हम जो भी करेक्टिव मेजर्स है उनको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ओके गाइज, our next video is next topic is starting a business basic factor। अगर हमारे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई बिज़नेस बोलते हैं ना कि हमने बेसिक समझ लिया कि साहब बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग ये सब समझ लिया, लेकिन मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं वो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कौन सी बातें होंगी जिनको मैं कंसिडर करके चलूँगा। तो थ्योरी पे आते हैं हम लोग। स्टार्टिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज similar to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objective। कुछ एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के हिसाब से हम काम करते हैं, वैसे ही सेम बिजनेस है हमारा, ठीक है। सक्सेसफुल रिजल्ट इन बिजनेस डिपेंड लार्जली अपॉन द एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टर ऑफ ए न्यू बिजनेस टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैम विथ मिनिमम कॉस्ट। किसी भी बिजनेस की सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है, जो एंटरप्रेन्योर है हमारा, बिजनेसमैन है, वो मिनिमम कॉस्ट के साथ काम करे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम सारी उसको सोल्व आउट करे। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में ज़रूरी है, वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिशन वेरी टफ एंड रिस्क इज़ हाई। आज के टाइम की बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो कंपटीशन कैसा हो चुका है, टफ हो चुका है, और रिस्क क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। सम ऑफ प्रॉब्लम विच बिजनेस फर्म एनकाउंटर आर बेसिक नेचर, ठीक है। जो डेली हमारे को प्रॉब्लम आने वाली वो एक बिजनेसमैन लेके चलेगा हमेशा। आगे बात करते हैं, प्लान मस्ट बी बेस्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। हम बात करें कि क्या चल रहा है कि अब बिजनेस सेटअप के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा मेरे को, जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ की लोकेशन, पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर, मेरे कितने कस्टमर रहने वाले हैं,
ठीक है। काइंड ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, मेरे को किस किस काइंड के इक्विपमेंट मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। अमाउंट ऑफ मनी नीडेड, कितनी मेरे को मनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट है टू प्रोक्योर देम। शॉप लेआउट, शॉप का पैटर्न क्या रहेगा। परचेजिंग वगैरह के लिए मेरे को फाइनेंस की कितनी क्या नीड रहने वाली है। परचेजिंग के लिए मेरे को कितनी फाइनेंस की नीड रहने वाली है। इसके बाद हमने देखा द हायरिंग ऑफ वर्कर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके साथ मैंने बोला कि साहब मेरे को जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको कैसे हायर करूँगा, ठीक है, कैसा अपॉइंट करूँगा जिससे मेरे इफेक्टिव वर्क हो सके। दिस प्रॉब्लम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन ए बिग बिजनेस। जैसे जैसे बिजनेस की साइज बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये प्रॉब्लम से और भी बड़ी होती जाएगी। हाउएवर सम ऑफ द बेसिक फैक्टर विच मस्ट बी कंसिडर बाय एनीबडी हु डज स्टार्ट द बिजनेस आर एज फॉलो। अगर हमारे कोई भी बिजनेस करना है तो ये बेसिक पॉइंट्स हमारे कंसिडर करने पड़ेंगे, जिसमें हमने सबने फर्स्ट बोला सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन का मीन यहाँ हो गया नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का मैं बिजनेस करने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज डिसाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। ही शी विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स। मैंने बोला मेरे को इंडस्ट्री लाइन में जाना है या नहीं, मेरे को क्या या तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर मेरे को ट्रेडिंग करनी है या फिर एक्सक्लूसिव सर्विसेज विच हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जहाँ प्रॉफिट मेरे को लगेगा वहाँ मैं काम करूँगा। द डिसीजन विल बी इम्प्लेस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द मार्केट एंड आल्सो बी द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर हैज़ फॉर प्रोडक्शन एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरे को साथ में ये भी देखना पड़ेगा जिस वर्क में मैं जा रहा हूँ उसमें मेरे को टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, उस काम में मेरे को इंटरेस्ट है या नहीं है। ये कुछ बेसिक फीचर है जो मेरे को बिज़नेस करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को बिजनेस लाइन सेलेक्ट करते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मैंने बोला साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस होता कितना बड़ी साइज है, कितने बड़े लेवल पे काम मैं कर रहा हूँ। साइज ऑफ फार्म और स्केल और इट्स ऑपरेशन आर दोज इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेकन एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। सम फैक्टर लाइक लार्ज साइज वेयर एज अदर हैंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। कितने बड़े लेवल पे ऑपरेशन करने वाला हूँ, वर्क करने वाला हूँ, या बिजनेस की साइज क्या रखने वाला हूँ। इज द एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट दैट हिज डिमांड फॉर द प्रपोज प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी गुड ओवर टाइम विच विल अरेंज द नेसेसरी कैपिटल फॉर बिजनेस। ये नहीं है कि साहब मैंने सोच लिया बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा होगा, नहीं, मेरे को फाइनेंस का अरेंजमेंट भी वहाँ पर करना पड़ेगा, मनी की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। ही शुड स्टार्ट द ऑपरेशन एट ए लार्ज स्केल इफ द मार्केट कंडीशन नेसेसरी अनसर्टेन एंड रिस्क आर हाई। स्मॉल साइज बिजनेस वुड बी बेटर। मेरे को लगता है कि मार्केट की कंडीशन नहीं है कि बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं क्या भी छोटे लेवल पे सोचकर चलूँगा। प्रेजेंट स्कैनरों की बात करें, अभी मार्केट की ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कुछ भी करो, तो यहाँ पर जनरली क्या अभी इस प्रेजेंट स्कैनर के टाइम से हमारे को छोटे बिजनेस ही करने चाहिए। तो साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे, ठीक है। नेक्स्ट बोलने वाला चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मीन यहाँ पर सीधे सीधे हैं कि मैं ऑनरशिप कैसे रखने वाला हूँ। ये तो मेरे सिंगल पर्सन से मेरे से काम चल जाएगा या पार्टनर्स मेरे को साथ रखने पड़ेंगे, या बड़े लेवल पे जाऊँगा तो कंपनी मेरे को स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो सारे फैक्टर मेरे को देख के चलने हैं। देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस शेयर प्रोप्राइटरशिप लिख रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ऑनरशिप। पार्टनरशिप 2 और मोर देन 2 पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी या सीधे सीधे कंपनी, ये मेरे को डिपेंड करेगा मेरी सिचुएशन पे, ठीक है। ईच फॉर्म हैज़ टू ऑन मेरिट, सबके अपने मेरिट्स है, डीमेरिट्स है। चॉइस ऑफ सूटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स द लाइन ऑफ बिजनेस। ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ, मेरे पास कितनी कैपिटल है अवेलेबल है, कितनी रिक्वायरमेंट है। लाइबिलिटी ऑफ ऑनर मैं कितनी लाइबिलिटी अरेंज कर सकता हूँ, मैं कितनी लाइबिलिटी सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारे वो फैक्टर है जो मेरी चॉइस ऑफ ऑनरशिप को मैटर करेंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। आगे कुछ फैक्टर और देखें, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, कि मैं चाहता हूँ कि सारा प्रॉफिट मेरे पास रहे तो मैं सिंगल बिजनेस करूँगा, नहीं तो पार्ट कंपनी वगैरह कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ कितनी है किस बिजनेस में, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये सारे वो फैक्टर है जो मेरे बिजनेस सिलेक्शन को मैटर करते हैं कि मेरी ऑनरशिप कैसी रहेगी, उस अकॉर्डिंग मैं बिजनेस कर पाऊँगा। नेक्स्ट बोला इसने लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, कि मेरे को किस लोकेशन पे बिजनेस रन करना है। मैंने बोला कि मेरे को फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री कौन से एरिया में लगानी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में या फिर फैक्ट्री एरिया में, तो वो सारी चीज़ देख के चलनी पड़ेगी।
इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर एट द स्टार्ट द बिजनेस इट द प्लेस, कहाँ हमारा काम करना है। लोकेटेड एनी मिस्टेक इन द रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने ऐसी जगह लगा ली जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या फिर अदर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। लेकिन जहाँ हाई लोकेटेड एरिया है, हाई रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ लगा दी तो मेरी रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मेरे को अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन जो भी प्रोडक्ट है उस अकॉर्डिंग देख के चलना पड़ेगा। इनकन्वीनियंस इन गेटिंग, इनकन्वीनियंस हो रहा है हमारे लिए। राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट एंड सर्विस कस्टमर टू बेस्ट पॉसिबल वे, जैसा भी हो, जिस तरह से हम बेस्ट सर्विस दे रहे हैं उस हिसाब से मेरे को काम करना है। अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल लेबर, ऐसी जगह भी तो देखनी पड़ेगी जहाँ पर रॉ मटेरियल और लेबर इजीली अवेलेबल हो, पावर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सर एंड सर्विसेज लाइक बैंक, अदर सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होगी मैं उसी एरिया में जाके बिजनेस करूँगा। ठीक है, तो मेरे को लोकेशन देखनी पड़ेगी मैं किस टाइप का बिजनेस करने वाला हूँ। अगर रूरल एरिया से रिलेटेड है तो मैं रूरल एरिया में काम करूँगा। अगर लगता है नहीं मेरे को सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए तो मेरे को अर्बन एरिया या फिर इस तरह के जहाँ फैसिलिटीज़ वाले एरिया है वहाँ मेरे को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला मैंने फाइनेंसिंग एंड प्रपोजिशन, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, कि मेरे को फाइनेंस भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना पोटेंशियल अवेलेबल है और कितना मैं अरेंज कर सकता हूँ। फाइनेंसिंग कंसर्ट विद प्रोवाइडिंग नेसेसरी कैपिटल, कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए किस काम के लिए, फॉर स्टार्टिंग एज वेल एज कंटिन्यू द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी और कंटिन्यू करने के लिए भी। कैपिटल तो है फॉर इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट, किस किस काम में आएंगे मेरे फिक्स एसेट परचेज करने में, जो क्या क्या हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या आ गया, ये तो हमारी परमानेंट एसेट्स है कि साहब 20-25 साल कहीं जाएगी, लेकिन कुछ एक एसेट्स आती है जो हमारे डेली बेसिस पे काम आनी है। जैसे हमारा हो गया रॉ मटेरियल, बुक्स, जो भी मटेरियल वगैरह हैं, बुक्स वगैरह, डेप्स, लोगों में उधार बांटनी है, स्टॉक, ये सारी चीज़ें मेरे डे टू डे व्यक्ति में काम आएगी। कैपिटल आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, अब मेरे को डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। आगे मैंने बोला प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी डन टू डिटरमाइन, क्यों चाहिए पैसा, डन विद रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, मेरे को क्या देखना पड़ेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो पैसा कहाँ से आ सकता है, कहाँ से रेज होगा और उनका बेस्ट यूज़ कहाँ से होगा। ये सारी बातें हम किस में कवर करें, हमारी फाइनेंसिंग में और उसके प्रपोजिशंस में, कि हमारे को फाइनेंस की नीड रहेगी, फाइनेंस को कैसे अरेंज करके चलेंगे। नेक्स्ट हमने बात की फिजिकल फैसिलिटी, मतलब हम जिस जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पर वो जैसे लोकेशन में बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उन फिजिकल फैसिलिटीज़ के हम लोग बात करके चल रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग मशीन्स, ठीक है, वहाँ मशीन आ जाएगी, इक्विपमेंट आ जाएंगे, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज, इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह है नहीं है। ठीक है, द डिसीजन रिलेटिंग टू फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जिससे हमारा बिजनेस की नेचर साइज होगी उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें भी हमारे काम आएगी। अवेलेबिलिटी फंड, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर हैं जो मेरी फिजिकल फैसिलिटीज़ या फिर जो भी फैसिलिटीज़ मेरे को चाहिए उसमें हेल्प हमारे को करेंगे। नेक्स्ट हमने बोला फाइनेंसिंग प्रपोजिशन के बाद, फिजिकल फैसिलिटी के बाद प्लांट लेआउट। अब मैं जो बिज़नेस करने वाला हूँ उसका प्लांट लेआउट क्या है, उसका पूरा लेआउट क्या है, पूरी मेरी फैक्ट्री का या फिर मेरी कंपनी का, या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह लेने वाले हैं, शॉप लेने वाले हैं, देखेंगे लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी हो गई हमारी, डिटरमाइन द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ ए लॉट प्लान्स शोइंग द एग्रीमेंट ऑफ दिस फैसिलिटी। अब ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज होगी वो देखेंगे। लेआउट मीन्स फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। अब मेरे को लेआउट लेके चलना है कि मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए और मैं उसको एज इट इज़ सेट कर दूँ। किस वे में सेट करूँगा, कैसे क्या मेरा बोलते हैं ना प्रेजेंटेशंस वगैरह होगा, या फिर कैसे क्या उसको रखने वाला हूँ, ये किस में हो गया हमारा प्लांट लेआउट में, कि मेरा फैक्ट्री का सेटअप कैसा रहने वाला है, वो मेरा प्लांट लेआउट हो गया। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, कि जिनके बेसिस पे मैं काम करने वाला हूँ, मेरी वर्क फोर्स के बेसिस का वर्क फोर्स, मेरे एम्प्लॉयज़ वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, मेरे को कॉम्पिटेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एवरी एंटरप्रेन्योर नीड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट। हमारे दो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम पढ़ चुके, ठीक है। दूसरा हमने बोला वर्क फोर्स में हमारी क्या है, रिसोर्सेज, लेकिन इनको यूज़ कौन करेगा, हमारा ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग ही यूज़ करने वाले हैं। आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। एक एंटरप्रेन्योर मालिक या मैनेजर कुछ नहीं कर सकता
खुद सारे काम, तो इसलिए उनको वर्कफोर्स चाहिए। ही शी मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर। जैसे भी स्किल्ड एंड स्किल्ड पर्सन हम देखेंगे, वर्कर देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे, मैनेजरियल स्टाफ। प्लान शुड आल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉयज़ विल बी ट्रेंड एंड मोटिवेटेड। साथ में मैंने रख तो दिया, लेकिन साथ में मेरी नीड के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करूँगा, मोटिवेट करूँगा, जिससे मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस आए। तो ये क्या हो गया मेरा, सीधे सीधे वर्क फोर्स में हमने बातचीत कर ली कि मेरे को वर्क फोर्स को भी कॉन्सेंट्रेट करके चलना है, मेरे को अपनी वर्क फोर्स को भी देख के चलना है, क्योंकि फाइनली हम काम किसके बेसिस पे करने वाले हैं, हमारे वर्क फोर्स के बेसिस पे। अब है टैक्स प्लानिंग। टैक्स का मीन हमारे को पता है, जो गवर्नमेंट को हमारे को पे आउट करना है फॉर हमारी इनकम के लिए। देखेंगे टैक्स प्लानिंग हैज़ बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टैक्स लॉज। यहाँ पे नंबर ऑफ टैक्स लॉज आ चुके हैं, हमारे इनकम टैक्स है, ठीक है, आजकल GST है। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं बर्डन डालते हैं, लेकिन अगर हम इनको प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे तो हमारे प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट वेरी एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनल मॉडर्न बिजनेस। हमारे फंक्शन को इफेक्ट डालते हैं। द फाउंडर ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंसिडर इन एडवांस द टैक्स लायबिलिटी अंडर वेरियस टैक्स लॉ एंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन। पहले ही हम प्लान करके चल रहे हैं कि मेरी टैक्स की क्या प्लानिंग रहेगी, मैं टैक्स को कैसे कंसिडर करके चलूँगा, टैक्स का अरेंजमेंट कैसे करूँगा, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट है, मैंने सारे फैक्टर देख लिए, अब मैं फाइनली क्या कर दूँगा, अपने बिजनेस को लॉन्च कर दूँगा। आफ्टर द डिसीजन रिलेटिंग टू above mentioned factor have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing very resources। अब मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज लाऊंगा, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी करूँगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा और अपना सेल्फ प्रमोशन एक्टिविटी करूँगा। इस तरह से मेरा क्या है, बिजनेस वर्किंग में आ जाएगा। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो था हमारा स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर हम देखा। सबसे पहले हमने देखा साइज़, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जिसमें नेचर और टाइप की बात की थी हमने। सेकंड नंबर पे बोला हमने कि साहब बिज़नेस की साइज़ क्या रहने वाली है। उसके बाद बोला कि ऑनरशिप क्या रखने वाले हैं हम। फिर बोला हमने कि साहब किस लोकेशन पे हम रखेंगे। लोकेशन तो हो गई साहब, वहाँ पे फाइनेंसिंग की क्या फैसिलिटी है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, साथ में फिजिकल फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या फिर कैसे क्या मैं सेट करूँगा। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे साथ फिजिकल फैसिलिटी पे आ गई, उसको लेआउट क्या रखने वाला हूँ, कि कैसे क्या फैक्टर सेट करूँगा। उसके बाद इन सब का तो हो गया, लेकिन मेरे को काम करने वाले कौन है, मेरे वर्कफोर्स है। तो वर्कफोर्स कैसी क्या रहने वाली है, साथ में गवर्नमेंट को भी टैक्स पे आउट करना, तो टैक्स की प्लान रहेगी, और फाइनली मैं अपना बिजनेस लॉन्च कर दूंगा। इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने मीनिंग से स्टार्टिंग करके और हमारे पहले बिजनेस का मीन देखा और हमने एंड का किया हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो अभी हमने पढ़े सीधे हमारी सॉल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम लोग देखने वाले। आज के लिए थैंक यू।